उषा के 3 बेटे थे, जिसमें से उसके 2 बेटों की शादी हो रखी थी। अब बारी थी तीसरे बेटे सुमित की। इसलिए जब उषा अपने बेटे सुमित के लिए लड़कियां देखने लगती है, तो वो पंडित से साफ साफ कह देती है। देखिए पंडित जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे घर के लिए संस्कारी बहू देखेंगे, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ उषा बहन कहो। इससे पहले भी तो तुम्हारे घर में जो 2 बहू आई हैं, वो मेरी ही ढूंढी हुई हैं। इसी बात का दुख है पंडित जी। खैर छोड़िए, मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस बार मेरे घर में जुए वाली बहू ना आए। इससे पहले मेरे 2 बेटों की शादी हुई है और मेरे घर में जो 2 बहुएं आई हैं, उनके सर में बाल से ज्यादा तो जुए हैं। उन दोनों के सर के जुए साफ करते करते मैं परेशान हो चुकी हूँ। उषा बहन माफ करना, पर मेरा काम विवाह करवाना है, ना कि जुएं साफ करना। इसलिए जब मैं विवाह करवाने के लिए लड़की देखता हूँ, तो मैं उनके संस्कार, उनकी शक्ल सूरत और सीरत देखता हूँ, ना कि उनके सर में जुएं। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उषा की बड़ी बहू काव्या उषा से कहती है। माँ जी, मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है। देवर जी के साथ उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। माफ कर दे बहू, पर तू मेरे बेटे के लिए लड़की मत ही देख। जिस तरह से तेरे सर में जुए की रेलगाड़ी चलती है, मैं नहीं चाहती उसी तरह से मेरे घर की तीसरी बहू भी जुए वाली आ जाए। पर माँ जी, उसके सर में जुए नहीं है। काव्या अपने सर को खुजाते हुए अपनी सास से बोली रही होती है कि अपनी बहू को बंदरों की तरह सर खुजाता देख उषा को गुस्सा आ जाता है और वो बिना उसकी बातें सुने वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन सुमित आधी रात को छुपकर किसी से बात कर रहा होता है। ये सब कुछ उषा अपनी आंखों से देख लेती है और सुमित से कहती है। क्यों रे, इतनी रात को आखिर तू किससे छुप छुप कर बात कर रहा है? बता, कौन है वो लड़की? माँ कोई लड़की नहीं है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। अगर कोई लड़की पसंद है तो तू मुझे बता दे। मुझे क्या पता, मैं तेरी शादी उसी लड़की से करवा दूं। पर अगर तूने नहीं बताया तो फिर सोच ले, तेरी शादी वहीं होगी बेटा जहां मैं चाहूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है और तभी वहाँ उषा की दूसरी बहू नेहा अपना सर जोर जोर से खुजाते हुए वहाँ आती है और अपनी सास से कहती है। माँ जी देखिए ना, मेरे सर में सुबह से इतनी ज्यादा खुजली हो रही है। अब तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। लगता है कि दीदी के साथ सोने का नतीजा है। उनके सिर के जुए मेरे सिर में आ चुके हैं। मेरे जुए निकाल दीजिए माँ जी। नेहा अपनी सास से जुए निकालने के लिए बोली रही होती है कि तभी वहाँ काव्या आ जाती है और जैसे ही काव्या सुनती है कि उसकी वजह से नेहा के सर में जुए हो गए हैं, तो काव्या नाराज हो जाती है और सर खुजाते हुए नेहा से कहती है। अरे नेहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे साथ कब सोई? और वैसे भी मेरे सर के जुए मेरे ही सर में रहते, वो किसी गैर के सर में नहीं जाते। अगर आपके जुए आपके ही सिर में रहते ना, तो उस दिन आप सासू माँ को पकोड़े दे रही थी, तो प्लेट में जुए कैसे आ गए? उस दिन मेरे जुए ने मेरा खून ज्यादा पी लिया था, जिस वजह से उसे चक्कर आ गया था, समझी तुम? और एक बात, मेरे सर में अब जुए नहीं है। कल ही माँ जी ने मेरे सर की सफाई करी थी। एक एक जुओं को भगवान के पास भेजा था। माँ जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कल आपने दीदी के सिर से सारे जुए निकाल दिए और मेरे सिर के जुए ऐसे ही रहने दिया आपने। ये तो नाइंसाफी है ना। अरे चुप करो तुम दोनों। मैं यहाँ दोनों के जुए निकालने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ अपने बेटे से कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी, पर तुम दोनों हर समय मुंह उठाकर आ जाती हो, सर खुजाते हुए मेरे पास। निकलो अब यहाँ से। इस तरह से उषा अपनी दोनों बहुओं को वहाँ से भेज देती है और अपने बेटे से बात करने लगती है, जिसके बाद उषा को पता चलता है कि सुमित सुनैना नाम की लड़की से प्यार करता है। अब क्या था, अब बिना कोई देरी उषा सुमित का रिश्ता सुनैना के घर ले जाती है। सुनैना बेटा, जितना तुम्हारे बारे में मैंने सुना था, तुम तो उससे बहुत ज्यादा सुंदर हो। उषा सुनैना से बात कर ही रही होती है। इसी बीच उषा की दोनों बहुएं अपना सर खुजाते हुए धीरे से बोलती है। ये मेरे सर के जुए बाहर आकर इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? सही कह रही हो दीदी, मेरे सिर में भी बहुत खुजली हो रही है। अगर यहाँ हमारे सर से जुए बाहर नहीं निकले तो माँ जी की बहुत बेइज्जती होगी और फिर माँ जी हमें कहीं लेकर नहीं जाएगी। उषा की दोनों बहुएं आपस में बात करके सर खुजाई रही होती है, तो वहीं सुनैना भी अपना सर खुजाने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है। अरे कल ही तो माँ ने मेरे सिर से जुए निकाले हैं
और माँ तो कह रही थी कि जुएं कम हो चुकी हैं। फिर आज मुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है? कहीं मेरी होने वाली सास को पता न चल जाए कि मेरे सिर में जुओं का मेला लगा हुआ है। अरे बेटा क्या हुआ, तुम बार बार सर पर हाथ क्यों रख रही हो? वो माँ जी, चुन्नी रखने की आदत नहीं है और चुन्नी बार बार सिर से सरक रही है, उसे ही संभाल रही हूँ। सुनैना की ये बात सुनकर उषा कुछ नहीं कहती और तभी उसकी नजर अपनी दोनों बहुओं पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी दोनों ही बहू बार बार अपना सर खुजा रही है। पर क्योंकि उषा बाहर थी इसलिए वो अपनी दोनों बहुओं को कुछ नहीं कह पाती। अब जैसे ही उषा बिस्किट उठाती है तो वो देखती है कि बिस्किट में जू चल रही है। ये देखकर उषा को बहुत गुस्सा आता है और वो धीरे से अपनी बड़ी बहू के कान में कहती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है अपने जुओं को संभाल कर रख। देख तेरे जुए फिर से बाहर आ गए। हमारी और बेइज्जती हो, इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। पर माँ जी, ये मेरे सर के जुए नहीं है। क्यों? तू क्या अपने सर के जुओं को पहचानती है? हो ना हो ये जुए तुम दोनों में से ही किसी एक के हैं। क्या हुआ माँ जी, आप बिस्किट क्यों नहीं खा रही? वो बेटा, मुझे बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। इतना बोलकर उषा बहाने मारकर वहाँ से चली जाती है। उषा के जाने के बाद सुनैना की जान में जान आती है और वो लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, थैंक गॉड, किसी को पता नहीं चला कि मेरे सिर में जुएं हैं। जहाँ नैना भगवान को शुक्रिया अदा करती है तो वहीं घर पहुंचकर उषा अपनी दोनों बहू की क्लास लगा देती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और बहुत जल्द सुनैना की शादी सुमित से हो जाती है और शादी वाले दिन सुमित सुनैना के लिए गजरा लेकर आता है। सुनैना, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। लाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में गजरा लगा दूं। आप रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगी। अरे जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं लगा देता हूँ, चलो पीछे मुड़ो। इतना बोलकर सुमित अपने हाथों से सुनैना के सर में गजरा लगाने लगता है और वो तभी देखता है कि सुनैना की उसके सर पर बहुत सारे जुए रेंग रहे हैं। ये देखकर सुमित का मन अजीब सा हो जाता है और वो जोर से बोलता है, छी सुनैना, तुम्हारे सर में बाल से ज्यादा जुए हैं। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि उनकी तीसरी बहू के सर में भी जुए हैं तो वो तो मरी जाएगी। सुमित ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ उषा हाथ में दूध का गिलास ले आती है और उषा को सुनैना की सच्चाई का भी पता चल जाता है। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में कैसी 3 जुए वाली बहू लिख दी। पहले ही अपनी 2 जुए वाली बहुओं से मैं परेशान थी और अब ये तीसरी भी आ गई। इस तरह से उषा की तीनों बहुएं जुए वाली हो जाती है और उषा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। रवीना एक बहुत खुशमिजाज लड़की थी जिसे घूमना फिरना और खाने पीने का काफी शौक था। ऐसे ही एक दिन रवीना अपनी दोस्त के साथ लेट नाइट पार्टी करके आती है जिस पर उसकी माँ अंकिता उससे बोलती है, अच्छा, तो रात के 11 बजे मिल गई फुर्सत मेरी बेटी को घर आने की। माँ, आप अब तक सोई नहीं? अरे रात के 11 बजे एक जवान बेटी घर से बाहर है और तू बोल रही है कि माँ तुम अभी तक सोई नहीं। जिसकी जवान बेटी बाहर होती है ना, उसकी माँ को नींद भी नहीं आती। और मैं यहाँ तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ, पर मेरी बेटी को तो पार्टी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। माँ, यही तो मेरी जिंदगी है, यही तो आजादी है। शादी के बाद तो सास ससुर की सुनने पड़ेगी ना, और अब तुम भी मुझ पर रोक टोक लगाओगी तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, इतना बोलकर रवीना उदास होकर बैठ जाती है। अपनी बेटी का उतरा मुंह देखकर अंकिता को बहुत बुरा लगता है और वो रवीना को समझाते हुए उससे कहती है, बेटा, मैं तुझसे तेरी आजादी नहीं छीन रही, मैं तुझे समझा रही हूँ कि एक लड़की पराया धन होती है, उसे पराये घर जाना होता है। कल को तेरी शादी होगी तो तुझे ससुराल को संभालना होगा। तुझे खाना भी नहीं आता बनाने, तो ससुराल कैसे संभालेगी? आप हो ना माँ, और खाना बनाने में क्या है, वो तो मैं शादी के कुछ दिन पहले ही सीख लूंगी। अब बस आप खुश हो जाइए और चलकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इस तरह से रवीना अंकिता को अपनी बातों में फंसा लेती है और दोनों माँ बेटी सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रवीना के लिए अंकित नाम के एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। अब अंकित अपनी माँ सीता के साथ रवीना को देखने उसके घर आता है, जहाँ सीता रवीना को देख उससे कहती है, बहन जी, बेटी तो आपकी सच में बड़ी ही प्यारी है। मेरी बेटी प्यारी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा गुणी है, और बहन जी आपका बेटा भी कम नहीं है।
मुझे दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आप एक बार मुझे अपना विचार बता देती तो काफी अच्छा रहता। बस मैं अपनी बहू रानी से थोड़ी बातें कर लूं, फिर मैं आपको अपने विचार भी बता दूंगी। तो बहू रानी, मुझे तो बस तुमसे एक ही सवाल पूछना है, खाना तो बना लेती हो ना? जी आंटी जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। बस मुझे अब और कुछ नहीं पूछना, मुझे तो बस अपने घर के लिए अन्नपूर्णा चाहिए थी, जो मुझे बहू के रूप में मिल गई। अंकित बेटा, तुझे कुछ बात करनी हो तो तू कर ले। सीता के कहने पर अब रवीना और अंकित छत पर जाते हैं, जहां वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। एक तरफ अंकित और रवीना बात कर ही रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीता और अंकिता मिलकर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर रही होती है। हम दोनों को तो ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार दोनों बच्चे आपस में अपने अपनी बातें कर लें और अपनी सलाह मशवरा कर लें और हमें दे दें, तो फिर हम इनके रिश्ते पर मोहर लगा देंगे। अब इसी तरह से बहुत जल्द रवीना और अंकित की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवीना काफी परेशान होती है और अपनी शादी वाली रात ही रवीना को इतना परेशान देख अंकित रवीना से कहता है, रवीना क्या हुआ? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, पर तुम आज भी परेशान दिख रही हो। मैं वो भी परेशान नहीं अंकित जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आज से पहले मैं माँ से कभी दूर नहीं रही ना, बस इसीलिए थोड़ी बेचैनी और घबराहट होती है। अगर ऐसी बात है तो फिक्र मत करो, इसे तुम ससुराल नहीं अपना मायका ही समझना। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की याद नहीं आने देगी। अब सो जाओ। ये तो सब कहने वाली बातें होती हैं कि सास माँ समान होती है, पर सास कभी माँ नहीं बन सकती। माँ तो माँ रहती है। माँ सही कहती थी, मुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए था। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता और मैंने अपनी सास से झूठ कह दिया कि मुझे सारा खाना बनाना आता है। कल मेरी पहली रसोई है, कल मेरा क्या होगा? हे भगवान, मुझे बचा लेना मेरी सास के कहर से। इस तरह से रवीना अपनी पहली रसोई के बारे में सोचते हुए सो जाती है, पर रवीना को सही से नींद नहीं आती, जिस वजह से वो सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी सास के बताए अनुसार रसोई में जाकर काम करने लगती है। पर आज से पहले रवीना ने कभी भी रसोई में काम नहीं किया था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। मुझे तो दाल छोकना भी नहीं आता, सब्जी कहाँ से छोकूं? हे भगवान, क्या करूं? अपनी पहली रसोई में अपनी सास का दिल कैसे जीतूं? इस तरह से रवीना किचन में घूमने लगती है और अभी सामान को देखने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह यूट्यूब से खाना बनाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आज तुम्हारी बेटी की पहली रसोई और तुम्हारी बेटी इतनी परेशान है और तुम हो कि वहाँ आराम से सो रहे हो। इसीलिए तो मैं कहती थी तुझे कि खाना बनाना सीख ले, पर तूने मेरी बात तो सुनी नहीं। ऊपर से मैंने तेरी सास से भी झूठ बोल दिया कि तुझे खाना बनाना आता है। चल अब कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब मुझे वीडियो कॉल कर, मैं तुझे बताती हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा करती जा। अब रवीना जल्दी से अपनी माँ को वीडियो कॉल कर लेती है और वीडियो कॉल के सहारे अंकिता रवीना को खाना बनाना सिखाती है। रवीना काफी हद तक खाना बना भी लेती है, पर ये सब उसकी सास सीता देख लेती है। बहू, ये क्या? तुम खाना बनाने के साथ साथ अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही हो? माँ की बहुत याद आ रही है क्या? हाँ नहीं नहीं, मैं वो क्या हाँ नहीं वो? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, खाना बन गया। खाना टेबल पे लगा दूं क्या? बहू, अभी तो घर में सब सो रहे हैं। इस घर में मैं ही सबसे पहले उठती हूँ और जब मेरी आँख खुली तो मैंने तुझे किचन में देखा। मेरी प्यारी बहू, बहू की पहली रसोई रात में होती है, ना कि सुबह। पर कोई बात नहीं, तुम खाना टेबल पर लगा दो, जब तक मैं घर में सबको उठा देती हूँ। अब सीता अंकित को उठाती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए खाने की टेबल पर आते हैं और रवीना के हाथों का खाना खाकर उसकी खूब तारीफें करते हैं। पर सीता को भनक पड़ जाती है कि रवीना को खाना बनाना नहीं आता और सबके जाने के बाद सीता रवीना से कहती है, बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? आपको ये बात कैसे पता चली माँ जी? ये बात तो मुझे सुबह ही पता चल गई थी, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से फोन पर बात करते हुए देखा और साथ में खाना बनाते हुए भी। पर मैं उस समय कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी हो, और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो।
पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और एक माँ का फर्ज है कि वो अपनी बेटी के साथ रहे। इसीलिए डरो मत। अब से तुम्हारी सास तुम्हें खाना बनाना सिखाएगी और आज तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहेगी। इतना बोलकर सीता रवीना को खाना बनाना सिखाती है। बहुत जल्द रवीना खाना बनाना सीख भी जाती है, जिसके बाद रवीना फिर कभी सीता को कोई शिकायत का मौका नहीं देती और रवीना अपने ससुराल की पहली रसोई हमेशा याद रखती है। भोला अपने छोटे से घर में अपनी गर्भवती बीवी और बीमार माँ के साथ रहा करता था। भोला इतना गरीब था कि वो अपनी माँ और बीवी को 2 वक्त का सही से खाना भी नहीं खिला पाता था। ऐसे ही एक रोज की बात है। काफी वर्षा हो रही होती है और भोला भीगता हुआ घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी गर्भवती बीवी, उसकी बीमार माँ और उसके लिए खाना बना रही है। ये देख भोला अपनी बीवी से बोलता है, रानी, ऐसी हालत में तुम अकेले घर का सारा काम करती हो और मेरे साथ माँ का खाना भी बनाती हो। तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना? अरे तकलीफ कैसी, आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी सास। आप दोनों की सेवा करने में तो मुझे खुशी मिलती है। इस तरह से खाना बनाकर रानी भोला के सामने खाना परोस देती है। तभी भोला की नजर अपनी टूटी हुई छत पर पड़ती है। उसके घर की छत टपक रही होती है और रानी ने उस जगह एक बाल्टी लगाई होती है ताकि बारिश का पानी घर में ना फैले। ये देख भोला को अपनी गरीबी और लाचारी पर बहुत दया आती है, लेकिन भोला सर झुकाए चुपचाप प्याज रोटी खा लेता है। भोला की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अब रानी खुद खाना खाने के लिए बैठती है, पर उसके लिए खाना ही नहीं होता। ये देख भोला रानी से बोलता है, क्या हुआ रानी, आज भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बचा? ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर थोड़ी ही खाना बनाया। दरअसल मुझे भूख नहीं है। रानी, और कितना झूठ बोलोगी, मैं सब जानता हूँ। आज भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बचा। पता नहीं मैं कैसा पति हूँ जो अपनी बीवी और माँ को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता, जबकि ऐसे हालात में तो तुम्हें पेट भर के खाना चाहिए। न जाने जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसकी परवरिश कर भी पाऊंगा या नहीं। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे पति और बेटे हैं और बहुत जल्द आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता भी बनेंगे। रानी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे फिर बातों में फंसाने की कोशिश कर रही हो, पर आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। ये लो, ये खाना तुम खा लो। वैसे भी आज मेरा एक दोस्त मिल गया था तो मैंने उसके साथ बाहर ही कुछ खा लिया था, तो मुझे इतनी भूख नहीं है। मैं जबरदस्ती खाऊं तो तुम भूखी रहो, इससे तो अच्छा है ना कि ये खाना तुम ही खा लो। इस तरह से भोला अपने हिस्से का खाना अपनी बीवी को दे देता है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन भोला का काम छूट जाता है। भोला का काम छूट जाने की वजह से भोला इतना परेशान हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। परेशान भोला आधी रात को बीच रोड से जा रहा होता है कि तभी एक ट्रक वाला भोला को आकर टक्कर मार देता है। यह हादसा रानी के सामने ही होता है। ये देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने घायल पति के पास जाकर रोती हुई भगवान से बोलती है, हे भगवान, मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ, मेरे पति की जान बचा ले। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं और माँ जी भी नहीं जी पाएंगे। भोला हम दोनों की आखिरी उम्मीद है। अगर भोला जी को कुछ हो गया तो मेरा बच्चा संसार में आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। इस तरह से रानी फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से अपने पति की जान की मिन्नतें मांगने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो रानी को रोता देख उससे बोलती है, अरे बेटा, तुम गर्भवती हो और ऐसे समय में इतना रोना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ जो तुम इतना रो रही हो, बताओ। अम्मा, देखिए ना, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इनके सर से कितना खून निकल रहा है। यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं गर्भवती हूँ। मैं अपने पति को उठाकर हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकती और मैं इन्हें अपने सामने दम तोड़ता हुआ भी नहीं देख सकती। हम पहले से ही इतने गरीब हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा पता नहीं। भगवान मुझसे इतना खफा क्यों रहता है।
आखिर वो हम गरीब पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है? बेटा, कहते हैं ना, मन का चाहा मिल जाए तो अच्छी बात, और अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात होती है। शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा है। वैसे बेटा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम अपने बालों से अपने पति को सहलाती क्यों नहीं हो? इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत रानी के सर पर हाथ फेरती है और उसके सामने से पल भर में ओझल हो जाती है। ये देखकर रानी को कुछ समझ नहीं आता। उसे बस याद आती है तो उस बुढ़िया की आखिरी बातें। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम अपने बालों से अपने पति को सहलाती क्यों नहीं हो? ये बात सोचकर बेचारी गर्भवती दुखी रानी रोती हुई अपने बालों से अपने पति को सहलाती है और पल भर में ही उसके पति का सारा जख्म भर जाता है और भोला एक बार फिर से पहले की तरह उठ खड़ा होता है। ये देख रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो भोला से बोलती है, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। आपको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि अभी कुछ देर पहले ही आपका एक्सीडेंट हुआ था। रानी, तुम सही बोल रही हो। अभी कुछ समय पहले ही मैं तुम्हारी गोद में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भर रहा था और जैसे ही तुम्हारे बालों ने मुझे छुआ, मैं स्वस्थ हो गया। अपने पति को सही सलामत देख रानी बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ घर के अंदर जाती है। वो खाना बनाने के लिए बैठती है और घर में थोड़ा सा अनाज देख मन ही मन बोलती है, अगर मैंने आज सारे आटे की रोटी बना दी तो सुबह भोला जी को भूखा जाना पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, आज भी अपने लिए खाना नहीं बनाती हूँ। इतना सोचकर रानी थोड़ा सा आटा लेकर अपनी सास और पति के लिए खाना बनाने लगती है। लेकिन रानी के जादुई बाल की मदद से उसका थोड़ा सा आटा ज्यादा हो जाता है और इतना खाना बन जाता है कि आज वो तीनों पेट भरकर खाना खाते हैं। पर जब अगली सुबह रानी देखती है कि भोला काम पर नहीं गया तो वो भोला से बोलती है, भोला जी, क्या हुआ? आज आप काम पर नहीं गए? हाँ रानी, क्योंकि मालिक ने मेरा पूरा हिसाब करके मुझे काम से निकाल दिया है। पर वो क्यों? आप जानते हैं ना इस समय हमें पैसों की कितनी जरूरत है, और पैसे तो घर में तब आएंगे ना जब आप काम करेंगे। बहुत जल्द हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रानी, मैं सब जानता हूँ और इसीलिए तो मैंने मालिक से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, वो भी तब जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आता, क्योंकि उस समय तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती। पर जब मैंने मालिक से 2 दिन की छुट्टी मांगी तो उन्होंने मेरा हिसाब कर दिया और ये कुछ पैसे मेरे हाथों में थमाकर मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, जब उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कैसे काम पर जाऊं? इतना बोलकर भोला रानी के हाथों में वो पैसे पकड़ा देता है। लेकिन जैसे ही रानी अपने हाथों में पैसे लेती है, उसके जादुई बाल अपने आप लंबे हो जाते हैं और रानी के हाथों से पैसे लेकर उन पैसों को डबल कर देते हैं। ये देख भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती है और भोला रानी से बोलता है, रानी, तुम्हारे बाल साधारण बाल नहीं रहे, ये जादुई हो गए हैं और शायद इसकी जादुई शक्तियों की मदद से ही मैं स्वस्थ हुआ। और कल रात को खाना भी कम नहीं पड़ा, साथ ही अभी हमारे सामने तुम्हारे इस जादुई बाल ने हमारे थोड़े से पैसे को दोगुना कर दिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा रानी, तुम्हारे बाल जादुई कैसे हुए? ये तो मैं भी नहीं जानती। कल रात जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो एक बूढ़ी औरत आई थी और उन्होंने मेरे बालों को छूकर मुझे आशीर्वाद दिया था। बस तभी से चमत्कार हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भोला जी कि वो औरत साक्षात देवी माँ थी जो मुझे वरदान देकर गई? तुम सही कह रही हो, वो देवी माँ ही थी। वो हमारे सामने आई और हम देवी माँ को पहचान भी ना सके। पर रानी, हम उनके दिए हुए इस वरदान को, तुम्हारे जादुई बाल की शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत जल्द तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे जादुई बाल की शक्ति की मदद से हम अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देंगे। वो कभी गरीबी नहीं देखेगा। अब बहुत जल्द रानी की एक बहुत ही प्यारी बेटी जन्म लेती है और रानी अपने जादुई बाल की मदद से अपनी बेटी को एक खुशहाल जीवन देती है। लेकिन रानी की बेटी के बाल भी जादुई बाल होते हैं और इस तरह से भोला अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।